ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी में यूपी पीसीएस, एमपी में एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार में बीपीएससी होता है, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस होता है। और इन आर्टिकल्स को पढ़ने से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। कसौटी पर विपक्षी एकता। दिल्ली भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन यहाँ के चुनाव नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर डालेंगे। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी, मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। और देखिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, इन्हें कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये आप देख सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के विचार को आगे बढ़ाता संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। देखिए, आरएसएस की अगर बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है और ऐसे में यह पूरा वर्ष संघ पर बौद्धिक विमर्श का होगा। और इसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हाल के अनेक रूपांतरकारी विचारों की भी चर्चा होगी। उनके ये विचार धीरे धीरे संघ और भारतीय समाज को आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रभावित भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी ऊपर से आए विचार आधार तल तक जाते हैं, तो कई बार आधार तल से उठे विचार ऊपर तक पहुंचते हैं। संघ आज एक बड़ी भूमिका में है। वहीं एक तरह से समाज निर्माण की प्रक्रिया निभाते हुए दुनिया भर में कुटुंब भाव जगाने की आकांक्षाओं से भरा है। ऐसे में उसकी पहल गुणात्मक रूप से भी परिवर्तनकारी होगी। इसी भूमिका की छाया मोहन भागवत के प्रयासों में आजकल लगातार दिख रही है। हाल के समय में मोहन भागवत ने भारतीय समाज को जोड़ने के लिए अनेक साहसिक विचार व्यक्त किए हैं। वह संघ के इतिहास में एक सामाजिक भविष्यदर्शी प्रमुख के रूप में उभरे हैं। वह एक संघर्ष विहीन भारत एवं विश्व का निर्माण के लिए बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनके ये हस्तक्षेप वस्तुतः उस भारतीय मानस की अभिव्यक्ति है जिसके मूल में हिंदू मानस की अंताशक्ति निहित है। उनकी यह कोशिश है कि हिंदू मानस इस अंताशक्ति को अपनाकर एक संघर्ष विहीन परिवर्तनकारी दुनिया रचे और जिसकी दिशा एवं सृष्टि समाहार पर टिकी हो। बीजेपी का सहयोगी माना जाता है इस संगठन को। आज साम्राज्यवादी अहंकार, स्वार्थी आकांक्षा, बाजार की नकारात्मक प्रतिद्वंदिता ने दुनिया में अनेक तरह के टकराव एवं युद्धों को जन्म दिया। एक तरफ यूक्रेन एवं रूस का युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल, फलस्तीन एवं पश्चिम एशिया के देशों का घातक टकराव चल रहा है। चीन की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं भी पूरे एशिया को अपने आगोश में लेती जा रही हैं। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंसक प्रवृत्तियों का कारनामा हम देख ही रहे हैं। ऐसे में भारतीय विचार को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने लाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बढ़ती जा रही है। मोहन भागवत आज की टकराहटों से विश्व एवं समाज को मुक्त कराने में भारतीय दृष्टि को बड़ी भूमिका में देखते हैं। वह मानते हैं कि भारतीय विचारों से ही आज के टकराव का समाहार हो सकता है, एक तरह से समाधान। देश दुनिया में टकराव का समापन कर समरस समाज गढ़ने के उनके साहसिक विचारिक अभियान को अनेक बुद्धिजीवियों का समर्थन भी मिल रहा है। वह समय है जब हर एक विचार का लक्ष्य समाज एवं विश्व में कुटुंब भाव पैदा करना होना चाहिए। हालांकि मोहन भागवत के विचारों की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, किंतु वह अपने आलोचकों की भी बात सुनते हैं, क्योंकि एक संघर्ष विहीन भारतीय समाज गढ़ने के लिए यह जरूरी है कि संघ प्रमुख
एक तरफ इतिहास से आहत हिंदू मन की स्मृति को ठीक करने के अभियान में लगे हैं, दूसरी तरफ भारतीय समाज की दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम को भी टकराव छोड़कर मिलजुल कर रहने के संदेश से जोड़ने का सतत प्रयास कर रहे हैं। वह इसे लेकर प्रयत्नशील है। मन के घाव मिटाकर नए ढंग से सब लोग मिलजुल कर रहें, ठीक वैसे जैसे स्वामी घनानंद द्वारा लिखित स्वामी रामकृष्ण एंड हिज यूनिक मैसेज पुस्तक में अभिव्यक्त किया गया। और इसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म इस अर्थ में विशिष्ट है क्योंकि वह ऐतिहासिक रूप से एक उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस बात में विश्वास करता है कि अकेले कोई धर्म एकमात्र सत्य नहीं है, ना ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वें वर्ष का एक बड़ा मिशन एक नए भारतीय पुनर्जागरण का नेतृत्व करना एवं संघर्ष विहीन शांतिपूर्ण समाज एवं देश गढ़ने के विमर्श को प्रभावी बनाता दिखता है। हिंदू समाज एक समाहारी मन वाला समाज है, किंतु कुछ ऐतिहासिक घाव भी उसकी स्मृति में शामिल है। आज हर मस्जिद में मंदिर खोजने की प्रवृत्ति से भारतीय समाज को बचाने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख अपने विचारों से समाज की अनेक रूढ़ियों से भी जूझ रहे हैं। मेरे कुछ मित्र नाराज हो सकते हैं, किंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि इतिहास की इस मोड़ पर हर एक विचार, हर एक पंथ से जुड़े लोगों को अपनी अस्मितागत बाध्यताओं से मुक्त होकर संघ प्रमुख के विचारों पर गौर करना होगा। ये बद्री नारायण कह रहे हैं, याद रखिएगा। ये लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। मोहन भागवत ने संघ के विचारों को सर्वाधिक समाहारी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। वह हिंदू समाज को अपने भारतीय हिंदू मन में अवस्थित करते हुए इतना विशाल बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी गैर ना रह जाए। और आप देखते हैं कि हालांकि यह बहुत बड़ा मिशन है जिसे पाने में बरसों लग सकते हैं। यह समय की मांग है कि विचार की व्याख्या करने वाले बौद्धिकों को हंस की तरह हर उस तथ्य की तलाश कर उसे प्रभावी बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो समाज को जोड़ सके एवं देश दुनिया में परिवार भाव पैदा कर सके। इस वक्त टकराव, संघर्षों एवं आकांक्षाओं के महासंग्राम में दुनिया जल रही है। ऐसे में भारतीय विचार पूरी दुनिया में कुटुंब भाव रच सकते हैं, किंतु जरूरत है उन्हें फैलाने की। भारतीय समाज को आज नए पुनर्जागरण की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस 100वें वर्ष में शायद इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने संकल्प को बौद्धिक एवं जमीनी आधार दे सके। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। उत्तरायण का संदेश। पर्व अनुष्ठान भारत की उज्जवल संस्कृति के आधार स्तंभ है। हमारे मनीषियों ने इन पर्वों को विशेष रूप से ऊर्जा एवं दिव्यता का संचार करने वाला बताया। हमारे शास्त्रों में उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो मार्गों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। उत्तरायण को सकारात्मक एवं आध्यात्मिक ज्ञान रूपी विकास का प्रतीक माना जाता है तथा दक्षिणायन को मार्ग को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के मंगल पर्व से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। संक्रांति से अभिप्राय परिवर्तन अर्थात इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और आप देखेंगे कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में उत्तरायण को नव स्फूर्ति, प्रकाश और ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। सूर्य के उत्तरायण की ओर जाने से प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। इस दिन से ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू होता है और जिसके फलस्वरूप रात छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं। इस प्रकार यह उत्तरायण हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने को प्रेरित करता है। समस्त जीवधारी प्रकाश चाहते हैं। भौतिक प्रकाश एवं आध्यात्मिक प्रकाश से ही प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सूर्य का उत्तरायण मार्गी होना हमें सुसुप्ति से जागृति की ओर बढ़ने का दिव्य संदेश देता है। उत्तरायण दिव्य शक्तियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों को जगाने की उत्तम बेला है। उत्तरायण मार्ग के प्रारंभ होने से इस भूगोल पर भी आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश हो जाता है। उत्तरायण के पावन अवसर पर शरीर त्यागने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी उत्तरायण मार्ग को नव स्फूर्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा एवं मुक्ति प्रदान करने वाला बताया। यह सकारात्मक परिवर्तन का आरंभ बिंदु है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और देखिए जो त्योहार हैं, तीज, इस तरह के आप देखिए, मकर संक्रांति कोई भी हो, मुझे लगता है कि जुड़ाव रखने के लिए, एकता बनाने के लिए ज्यादा आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। मकर संक्रांति बुंदेलखंड में खासकर मनाई जाती है। आप देखते हैं नहा के खाना खाना, लड्डू खाना, और आप देखते हैं कि तिली से लगा शरीर पर लगा के नहाना और फिर एक दूसरे को लड्डू देना। मैं कहता हूँ कि बड़ी परंपरा अच्छी है। आजकल तो आप देखते हैं कि वरना टकराव देखने को मिल रहा है हर जगह। फर्जी खबरों का खतरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की इस गलत बयानी का खंडन करने के लिए जिस तरह आगे आना पड़ा। 2024 में हुए चुनाव में भारत सहित कई देशों की सरकारें पराजित हो गईं। उसे यही पता चलता है कि सूचनाओं के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के संचालक ही किस तरह
किस तरह गलत जानकारियों से लैस हैं। विडंबना है कि मार्क जुकरबर्ग ने इतनी बड़ी बात कहने से पहले तथ्य जांचने की कोशिश भी नहीं की। यह इसलिए कहीं चिंताजनक है क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से फैक्ट चेक का सिस्टम खत्म कर दिया। आज जब सोशल मीडिया कहीं जाने वाली इंटरनेट साइट पर फर्जी सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, तब मार्क जुकरबर्ग का तथ्यों की जांच परख करने वाली व्यवस्था खत्म करना चिंता का कारण है। उन्होंने फैक्ट चेक सिस्टम को खत्म कर कम्युनिटी नोट वाली व्यवस्था बनाई, जिससे इसमें गलत सूचनाओं को पहचानने की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता पर ही होती है। आज फर्जी खबरें, संदेश से काटे गए वीडियो, मनगढ़ंत आंकड़े पूरे विश्व के लिए समस्या बन गए हैं। फर्जी और अद्य कचरी खबरें न केवल वैमनस्य फैला रही हैं, बल्कि लोगों की राय प्रभावित करने और चुनाव पर असर डालने का भी काम कर रही हैं। फर्जी खबरों के चलते कई देशों में दंगे और बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है। इस तथ्य से किसी भी सोशल नेटवर्क साइट्स के संचालक को, खासकर मार्क जुकरबर्ग, तो बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार यह सामने आ चुका है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए फैलाई गई फर्जी खबरें किस तरह हिंसा का कारण बनी। और इसके बाद भी यदि मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका में फर्जी खबरों की पहचान करने वाली व्यवस्था खत्म कर दी, तो यह साफ है कि वह निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए। और मार्क जुकरबर्ग का ट्रंप से झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। वह फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें फेसबुक पर प्रतिबंधित कर चुके हैं। यह समझ आता है कि वह ट्रंप के दबाव का सामना करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह फर्जी खबरें फैलाने वालों को छूट दे दें। यह ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने अभी केवल अमेरिका में फर्जी खबरों की पहचान की प्रक्रिया खत्म की है, लेकिन आशंका यही कि आगे चलकर यह दुनिया भर में ऐसा कर सकते हैं। यह एक तरह से जानबूझकर फर्जी खबरों को बढ़ावा देने जैसा होगा। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। भारत को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे सोशल मीडिया कंपनियां फर्जी खबरों के प्रचार प्रसार पर लगाम लगाने की अपनी जवाबदेही से बचने ना पाए। सही शुरुआत तो बिहार में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के साथ साथ अब यात्रा करने वालों के लिए अपेक्षित सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया है। विशेषकर यात्रा के दौरान शौचालय और पेयजल की सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य के तमाम पेट्रोल पंपों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पेट्रोल पंपों पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय यूरिनल की व्यवस्था का प्रावधान है। इसकी साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था अहम पक्ष है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था का भी प्रावधान है। प्राथमिक स्तर पर इन सुविधाओं की जांच होगी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन सुविधाओं के प्रति लापरवाही देखी तो लाइसेंस के निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने सुविधाओं में सुधार के लिए 15 दिनों का समय दिया है। विभाग की ओर से यह एक अभियान है जिसका लाभ वाहन चालकों को सीधे तौर पर मिलेगा। खासकर यात्रा के दौरान महिलाओं के समक्ष शौचालय की समस्या विकट होती है। देखा जाए तो प्रायः 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। यदि इन पेट्रोल पंपों पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुचारू हो तो इस समस्या का निदान आसानी से हो जाएगा। यह भी देखा गया है कि कई पेट्रोल पंपों पर ये मूलभूत सुविधाएं अब भी उपलब्ध नहीं है। यदि हैं भी तो देखरेख के अभाव में उपयोग के लायक नहीं है। यदि परिवहन विभाग का यह अभियान सफल रहा तो निश्चित रूप से यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह भी देखे जाने की जरूरत है कि फायर सेफ्टी और प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर किए गए इंतजाम कितने कारगर हैं। क्या है? कारगर हैं। ये आप देखिए, बिहार की बात हो रही, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। माताओं के सम्मान की सार्थक पहल। हाल में हरियाणा में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की माताओं को भी सम्मानित किया गया है। देखिए, पैरालंपिक खेल कहने का मतलब है जो विकलांग होते हैं वो भाग लेते हैं पैरालंपिक खेल में। इस नई परंपरा के तहत आयोजित कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की माताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर माता जीजाबाई राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया है। खेलों में भारत का नाम चमकाने वाली हरियाणा द्वारा इस परंपरा की शुरुआत करना सचमुच सराहनीय है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्पर्धाओं में हरियाणा के खिलाड़ी देश और प्रदेश की झोली पदकों से भरते रहे। बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा भी जिन खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई उनमें हरियाणा के खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले 40 खिलाड़ियों में से 10 पुरस्कार हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं। निसंदेह भारत और अपने राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मिले सम्मान के पीछे उनकी माताओं का श्रम भी है। बच्चों के जीवन में नींव को मजबूत देने में माताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। श्रमशील जीवन शैली का पाठ पढ़ाने लेकर मानवीय गुणों की पोषण तक माताओं से मिले सबक बच्चों के मन जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसे में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के साथ ही उनकी माताओं को भी मान दिए जाने की शुरुआत अनुकरणीय है। यह पहल
बच्चे की पहली शिक्षिका कही जाने वाली देश की हर माँ का मनोबल बढ़ाने वाला कदम है। और कहते हैं कि बच्चों पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो माँ का। और विचारणीय है कि अधिकतर गांव कस्बों से आने वाले खिलाड़ी बहुत से मोर्चों पर जूझकर अपनी पहचान बनाते बनाती। हरियाणा प्रदेश से तो बेटियों ने भी खेलों की दुनिया में अपनी जमीन पुख्ता करी है। महिला खिलाड़ियों के परिवारों को आर्थिक ही नहीं सामाजिक मोर्चे पर भी कई उलझनों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग खिलाड़ियों को हर तरह हर कदम पर मुश्किलों से जूझना होता है। शारीरिक आसक्तता से जूझ रहे लोगों को सहज सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसे में मन की मजबूती के बल पर अविश्वसनीय प्रदर्शन करने वाली पैरालंपिक खिलाड़ियों का साथ देने में उनकी माताएं सबसे आगे होती हैं। खिलाड़ी बेटा हो या बेटी, हर परिस्थिति में माताएं उनका सहारा बनती हैं। ऐसे में वीर शिवाजी की मां के नाम पर खिलाड़ियों की माताओं को मिला सम्मान अनुकरणीय शुरुआत है। माता जीजाबाई किसी छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने वाली रही। खेलों को अपना कर्म क्षेत्र बना चुके बच्चों की माताएं भी उनकी प्रतिभा निखारने से लेकर जीवन को सही दिशा देने तक अहम भूमिका निभा रही हैं। ये आप लोग देख लीजिए एक बार हरियाणा को देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए हरियाणा है, क्या है, हरियाणा है। चंडीगढ़ आपको इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और नायब सिंह सैनी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या, राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी, राज्य बनाया गया था। 90 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा, ये भी याद रखिएगा। अच्छी पहल है ये, आप देखिए, इन्हें भी देख लिया करिए, टिप्पणियां हैं, देखना हुआ करे तो देखिए। जो काम के आर्टिकल रहते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं उन पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि छूट गया तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, वैश्विक बाजार में नवाचार की अगुवाई, ये आप देखिए, अच्छा लिखा जाता है आर्टिकल। तो भारत में उद्यमिता की भावना ने मोदी सरकार के पिछले 1 दशक में क्रांतिकारी बदलाव देखा है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि सरकार द्वारा सहयोग प्राप्त 1.57 लाख स्टार्टअप्स में से लगभग आधे में कम से कम एक महिला निदेशक अवश्य है। यह इस बात को भी इंगित करता है कि नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रेरित करने में महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वस्तुतः आज हमारा देश जनसांख्यिकीय लाभ, तकनीकी उन्नति और प्रगतिशील नीतिगत उपायों की अद्वितीय संयोजन से प्रेरित होते हुए नवाचार और अवसरों का वैश्विक प्रतीक बन गया। और बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर जैसे शहर प्रमुख नवाचार केंद्रों की ओर में उभरे, जो युवा और गतिशील कार्यबल एवं सस्ती इंटरनेट सुविधाओं से लैस है। और इस सामंजस्य ने भारतीय स्टार्टअप को वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, एडटेक, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, हेल्थ टेक और ई कॉमर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फलने फूलने में सक्षम बनाया। और उन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी विशेष पहचान बनाई। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार भारत के स्टार्टअप तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ब्लॉकचेन एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके जटिल स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों को हल कर रहे हैं। और इन स्टार्टअप के पास एक मजबूत परिस्थिति तंत्र है और जिसमें इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर और मार्गदर्शन नेटवर्क शामिल हैं, जो जमीनी समस्याओं को वैश्व स्तरीय समाधानों से जोड़ रहे हैं और व्यापार करने के तरीकों को फिर से परिभाषित करें। मोदी सरकार के सक्रिय प्रयासों और जैसे स्टार्टअप इंडिया ने इस वृद्धि को और अधिक बढ़ावा दिया है और एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां नवाचार फलता फूलता है और उद्यमी सफल होते हैं। उत्प्रेरक योजनाएं, स्टार्टअप की परिवर्तनकारी क्षमताओं को पहचानते हुए भारत सरकार ने उद्यमिता को पोषित और समर्थन देने के लिए कई पहलें लागू की हैं। वर्ष 2016 में शुरू हुआ प्रमुख स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम इस प्रयास का आधार बन गया है। 25 दिसंबर 2024 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 1.57 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई और संबंधित पोर्टल पर 7.59 लाख उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया। इस पहल ने न केवल उद्यमिता गतिविधियों को प्रेरित किया बल्कि भारत को नवाचार और विकास का एक प्रमुख केंद्र भी बना दिया। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई परिवर्तनकारी उपायों को लागू किया। अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्वयं प्रमाणन तंत्र लागू करके और सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली प्रदान करके इस कार्यक्रम ने नौकरशाही बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया और जिससे उद्यमियों को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला, न कि कागजी कार्रवाई पर। और इसने भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार किया।
इस योजना के तहत पंजीकृत स्टार्टअप को 3 वित्तीय वर्षों के लिए कर्ज में छूट मिलती है, जो उनके प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करने के साथ ही जोखिम लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। मोदी सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग एक और प्रमुख विशेषता है, जिसमें फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स पहल के तहत 10,000 करोड़ की राशि को प्रारंभिक चरण के वित्तीय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए तैयार की गई नीतियों ने इन उद्योगों के में विकास को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी एग्निशन ग्रांट जैव प्रौद्योगिकी में नवाचारी विचारों को सहयोग देती है, जबकि एग्रीकल्चर ग्रांट चैलेंज कृषि के लिए तकनीकी समाधान को बढ़ावा देती है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री एवं केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप निवेशकों, मार्गदर्शकों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को बढ़ाता है। यह समन्वित और अच्छे तरह से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र ने ज्ञान साझा करने और नेटवर्किंग के लिए एक मूल्यांकन संसाधन बनाकर स्टार्टअप इंडिया पहल की सफलता को और तेज किया है। इन प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस जैसी पहलों का क्रियान्वयन किया गया है, जो नवाचारों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और वित्तीय समर्थन प्रदान करती है। ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किए गए उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर योजना का ध्यान 4 वर्षों में 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप्स का समर्थन करने पर है। और इस योजना के तहत स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है, जो उन्हें अपने व्यवसायों को विस्तार देने और बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार के सभी कार्यक्रम स्टार्टअप्स को समर्थन देने और भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए व्यापक परिस्थिति तंत्र को मजबूत करते हैं। और वस्तुतः भारत नवाचार करता है और वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है। यह स्टार्टअप समुदाय के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। ये स्टार्टअप आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ ही नवाचार और समावेशन के प्रतीक हैं। सही दृष्टिकोण, नीति और क्रियान्वयन के साथ भारत वैश्विक स्टार्टअप हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत विचारों और नवाचार की फैक्ट्री के रूप में अपनी पहचान दुनिया के लिए बदल चुका है। स्टार्टअप्स का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। स्टार्टअप्स ने भारत की आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये रोजगार सृजन, नवाचार और समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्टार्टअप्स का भारत की जीडीपी में योगदान महत्वपूर्ण है। नवाचार प्रेरित उत्पादकता को बढ़ावा देकर स्टार्टअप्स न केवल प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करते हैं, बल्कि सहायक उद्योगों जैसे कि लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और प्रौद्योगिकी सेवाओं में भी विकास को उत्तेजित करते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम निवेशों के लिए एक आकर्षण बन गया है, और जिसने 2014 से 2024 तक 140 अरब डॉलर से अधिक का वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग आकर्षित की है। तमाम वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच केवल 2023 में ही भारतीय स्टार्टअप्स ने 24 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है, जो इस क्षेत्र के लचीलेपन और संभावनाओं को उजागर करती है। स्टार्टअप समावेशन को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित स्टार्टअप्स और सामाजिक उद्यम स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि में लंबित चुनौतियों को हल कर रहे हैं। और आप देखिए, उदाहरण के लिए एग्रीगेट स्टार्टअप्स किसानों को बाजार लिंक और सटीक खेती की तकनीकों तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं, जबकि एजुटेक प्लेटफॉर्म ग्रामीण और पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा को लोकतांत्रिक बना रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल स्टार्टअप्स ने टेलीमेडिसिन सेवाओं और किफायती निदान की पेशकश करके महत्वपूर्ण अंतर को कम किया है, और जिससे देश भर में लाखों लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 2024 तक भारत में 108 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, और हम अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले दुनिया के तीसरे स्थान पर हैं। भारतीय स्टार्टअप्स का वैश्विक प्रभाव और भविष्य। सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के स्टार्टअप्स की प्रभाव इस वैश्विक प्रभाव को और मजबूत करता है। भारत की किफायती स्केलेबल तकनीकों जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई और आधार आधारित सेवाओं में देश के नेतृत्व ने विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में समान पहलों को प्रेरित किया है। भारत की यूनिकॉर्न भी अपनी वैश्विक समकक्षों को मूल्यांकन वृद्धि में पछाड़ रहे हैं। 2024 तक भारत के पास 108 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्य 400 अरब डॉलर से अधिक है। कुछ बड़ी कंपनियों ने इस परिस्थिति की तंत्र की स्केलेबिलिटी और लचीलापन को दिखाया है, और जिनमें से कई ने अपने नवाचारी दृष्टिकोण के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की है। भारत द्वारा दुनिया का प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की यात्रा इसके अद्वितीय लाभों से प्रेरित है।
देश में युवा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है और जिसमें 35 वर्ष से कम आयु के लोग 65% से अधिक हैं। एक बड़ी बढ़ती हुई मध्यवर्गीय श्रेणी और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 के अंत तक देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1 अरब पहुंच जाने की संभावना है। यह आसान डिजिटल पहुंच लगातार नवाचारी स्टार्टअप्स के लिए उर्वर भूमि प्रदान कर रही है। मोदी सरकार की निवेशक मित्र नीतियां जैसे स्टार्टअप्स को कर छूट, फंड ऑफ फंड्स पहल और एफडीआई नियमों में सरलता इन परिस्थिति तंत्र को प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने विकास को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक और नीतिगत ढांचा प्रदान किया है। यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, निबंध में लिखना है। सरकार की जो पहले हैं उनके बारे में बताना है। आप देखेंगे कि जो कम एक तरह से आप देखिए इसके जो कमियां रहती हैं उन पर भी विचार कर लिया करिएगा। फिर सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या मदद कर रही है, पहले चला रही है, उन पर भी बात कर लिया करिएगा और अपना जो समाधान हो सकता है, जो अच्छा किया जा सकता है, उस पर बात कर लिया करिएगा। यही है बस, हर पक्ष को आपको लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग। इस सीमा पर बांग्लादेशियों का बढ़ता दुस्साहस, ये आप सभी जानते हैं, एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जिसकी आज़ादी में हमारा भारत का बड़ा योगदान रहा है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। पड़ोस में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद जो हालात बने उसका दुष्प्रभाव भारत बांग्लादेश सीमा पर दिखने लगा है। एक तरफ सीमा पर जेल से रिहा हुए आतंकी व जिहादी कोलकाता समेत बंगाल के जिलों को बांग्लादेश में मिलाने और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को देश की मुख्य भूमि से अलग करने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर आप देखते हैं, दूसरी ओर सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी भी बीएसएफ के कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं। सीमा पर लगाई जा रही बाढ़ का ये विरोध कर रहे हैं। इन बांग्लादेशियों के दुस्साहस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह में सीमा पार के तस्करों ने बीएसएफ पर कई बार हमले किए हैं। वहीं बीजीबी ने 4 स्थानों पर बाढ़ लगाने के कार्यों को रोका है। बंगाल में सीमा पर बाढ़ लगाने के प्रयासों को लेकर तनाव बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत मालदा जिले से हुई, जहां बीजीबी के विरोध की वजह से बाढ़ लगाने का काम रोकना पड़ा। इसके बाद कूच बिहार जिले के मैखलीगंज और 3 बीघा कॉरिडोर तथा दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट के दक्षिण सेवरामपुर सीमा पर बाढ़ लगाने पर बीजीडी ने अड़ंगा डाल दिया। मैखलीगंज के ग्रामीणों ने शुक्रवार को बांग्लादेश के इलाके दहाग्राम अंगार पोटा की सीमा के कुछ हिस्सों में बाढ़ लगानी शुरू की थी। उसी समय बीजीबी के सशक्त जवानों ने उनसे बहस शुरू कर दी। उन्हें कांटेदार तार की बाढ़ लगाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि बीएसएफ की मध्यस्थता से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कांटेदार तार की बाढ़ लगाई जा सकी। अभी उस इलाके में करीब 4 किलोमीटर में बाढ़ लगाने का काम बाकी है। इस बीच आरोप है कि बांग्लादेशी बदमाशों ने सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में फुल काड़ाबाड़ी के एक हिस्से में कई बीघा चाय, तंबाकू, मक्का के खेतों को नष्ट कर दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। बांग्लादेश के दहाग्राम अंगार पोटा के 2 गांवों में पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में से आए लोग वहां बस गए और तब से अपराधियों का अत्याचार बढ़ गया है। इसी जिले के 3 बीघा कॉरिडोर का फायदा उठाकर तस्कर भी सक्रिय है। तिस्ता नदी इन 2 गांवों दहाग्राम और अंगार पोटा की सीमा पर स्थित है। वहां कोई भी बाढ़ नहीं है और उस रास्ते भी तस्करी भी हो रही है। वहीं आप देखते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर नामक 178 मीटर लंबी और 85 मीटर चौड़ी जगह दहाग्राम अंगार पोटा को बांग्लादेश की मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह इलाका पूरी तरह से बिना बाढ़ वाला है और दोनों देशों की ओर से भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। पिछले सप्ताह 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत 9 लोगों को बीएसएफ ने अवैध रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किया था। और इससे पहले मालदा के सुखदेवपुर में सिंगर रो कटीले तार की बाढ़ लगाने को लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि बीजेबी ने आपत्ति जताई थी। मंगलवार को कुछ देर के लिए काम शुरू हुआ, लेकिन दोपहर में दोनों पक्षों के बीच फ्लैग मीटिंग के बाद फिर रोक दिया गया। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार मुद्दों को सुलझाने और स्थिति को शांत करने के लिए बैठक हुई थी। बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 50% हिस्सा बिना बाढ़ के है और सबसे ज़्यादा हमारी सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। और आप देखिए जिससे अवैध गतिविधियां होती हैं। मालदा में 172 किलोमीटर की सीमा में से लगभग 27 किलोमीटर में बाढ़ नहीं है। मौजूदा विवाद वैष्णव नगर गांव में 1200 मीटर के बिना बाढ़ वाले क्षेत्र को घेरने को लेकर हुई है और बालूरघाट में दक्षिण शिवरामपुर सीमा पर करीब 700 मीटर क्षेत्र में कोई कटीला तार नहीं है। शुक्रवार को जब बीएसएफ ने क्षेत्र में कटीले तार की बाढ़ लगाने के लिए मशीनरी का उपयोग करना शुरू किया तो बीजेपी ने उसे रोक दिया। इस सब के बीच गुरुवार की रात उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेशी मवेशी तस्करों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला किया। बीएसएफ के जवानों ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और इसके अगले ही दिन मालदा के
सीमांत क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों पर बांग्लादेशी तस्करों ने हमला किया। सीमा चौकी नवादा में तैनात बीएसएफ जवानों ने हमले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर तस्करों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया। और जिस तरह से हालात सीमा पर बन रहे हैं उससे किसी दिन बड़ी अप्रिय घटना होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि बैकऑफ बांग्लादेशी तस्करों को बीजेपी की मदद मिल रही है। बीएसएफ की ओर से आपत्ति जताने के बावजूद बांग्लादेश प्रशासन की ओर से इन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और वही जिहादी व आतंकी संगठन भी लगातार सक्रिय है ताकि सीमा पर अशांति पैदा हो। अब यहाँ आप देखिए सरकार नाम का तो कुछ बचा नहीं है, गलत को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा, ये भी देख लीजिए। आजकल आप देखते हैं कि बुजुर्गों के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, न्यूज़पेपर में आप लोग खबरें पढ़ते ही रहते होंगे। आप सोचिए, एक वो कहावत मुझे याद आती है, कहते हैं ना कि वो एक माँ बाप मिलकर 10 से 15 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन जब माँ बाप को पालने की बारी आती है तो 10 से 15 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय भारतीय समाज की बड़ी विडंबना को रेखांकित कर रहा है। यदि बच्चे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो उनके नाम हस्तांतरित की गई संपत्ति उनसे वापस ले ली जाती है। और आपने देखा होगा कि माँ बाप की बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता है, उनकी संपत्ति हर किसी को अच्छी लगती है। और सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने इस आधार पर बेटे के नाम की गई संपत्ति रद्द करने की मांग की थी कि उसने संपत्ति हासिल करने के बाद देखभाल करनी बंद कर दी थी। उसकी इस मांग पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि माता पिता की देखभाल न करने पर बच्चों को दी गई संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटकर बुजुर्ग महिला को राहत दी है, लेकिन क्या इससे समाज और विशेष रूप से उन बच्चों को कोई सही संदेश जाएगा जो माँ बाप की संपत्ति हासिल करने के बाद भी उनकी देखभाल नहीं करते या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं? इसी के चलते पश्चिमी देशों की तरह अपने यहाँ भी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। बच्चों की उपेक्षा से त्रस्त और आर्थिक रूप से अक्षम बड़ी संख्या में बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, इसलिए वृद्धाश्रमों की आवश्यकता बढ़ रही है। बुजुर्गों की स्वास्थ्य, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार देश में के हर 4 में से 3 बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं। जीवन प्रत्याशा लगभग 70 साल हो चुकी है, यानी बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। फिलहाल देश में हर 10 लोगों में से 1 बुजुर्ग है। हर चौथा वृद्ध अपनी रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत झेलता है। सवाल है कि आखिर बुजुर्गों की देखभाल से समाज विमुख क्यों हो रहा है? आज मनुष्य का सामाजिक जीवन पतन की ओर क्यों जा रहा है? और जो अपने घर में बड़े बूढ़ों को समुचित देखभाल तक सही से नहीं कर पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब देखिए, बेटा बच्चे किसी तरह के हों, विकलांग हो, कुछ भी हो, माँ बाप उन्हें फेंकते नहीं है, माँ बाप उन्हें सेवा करते हैं, हर तरह से सेवा करते हैं। और एक तरह से प्रकृति का नियम है वो। अब माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। हालांकि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है और लेकिन इसमें केवल 40% लोग ही शामिल हैं। इसलिए आज एकल परिवार के युग में बुजुर्गों के लिए सरकार को उनके सम्मानपूर्ण जीवन के लिए नीतिगत संस्थाएं व सामाजिक चेतना विकसित करनी होगी। वृद्धाश्रम में कुछ व्यवस्था की कमी देखी जाती है, उसे दूर करना होगा। जैसे वृद्धों के लिए मनोरंजन सुविधाओं की कमी होती है और समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन सरकार ने इन समस्याओं पर नजर रखते हुए सुधार का प्रयास किया। इसके तहत बुजुर्ग अपनी स्वाभिमान भरी जिंदगी आसानी से बिता सकेंगे। अगर सरकार की बुजुर्गों के लिए दी गई योजनाओं पर नजर डालें तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना जैसी योजना है और जिनमें बुजुर्गों को कई उपकरण मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। सवाल यह है कि जब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक सरकारी योजनाओं लाभ पहुंचा रही है तो फिर इनकी हालत इतनी चिंताजनक क्यों है? तो ये सरकार की तरफ से जो पहले इन्हें भी याद रखा करिएगा। और मुझे लगता है कि एक हर माँ बाप से मैं कहता हूँ भैया कि अपने बच्चों को हर हाल में ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो कम से कम इंसान तो बने रहे, इंसानियत तो बनी रहे। आजकल मैं नहीं कह देता हूँ कि हर कोई भी पढ़ाइए अपने बच्चों को, किसी भी भाषा में पढ़ाइए। 1 घंटा कम से कम अच्छा इंसान बनाने का, इंसानियत का संस्कार के लिए जरूर होना चाहिए। समझ रहे आप लोग? बीमार बुजुर्गों की मुफ्त देखभाल। किसी भी समाज को तब तक सब संवेदनशील नहीं कह सकते हैं जब तक कि उनके बुजुर्गों की मुफ्त देखभाल करने वाली व्यवस्था ना हो। दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए सरकार की कल्याणकारी नीति है। गौरतलब है कि भारत इस समस्त दुनिया का सबसे युवा देश है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या कोष से जुड़ी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या का लगभग 14.5 करोड़ थी। इसके 2050 में 34 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। कहा जा सकता है कि उस समय हमारी आबादी लगभग 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। इसका प्रभाव स्वास्थ्य, समाज, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वृद्ध जनसंख्या के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रोगों से लड़ने के तरीकों में बढ़ोतरी का होना है। इससे जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रजनन दर घट रही है। इससे भी वृद्ध
जनसंख्या अधिक हो रही है। भारत में वृद्ध पुरुषों की अपेक्षा वृद्ध महिलाएं अधिक हैं। दूसरी ओर आप देखिए कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत कम है। इन स्थितियों में वृद्ध महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तक चुनौती बनी हुई है। देश के बुजुर्गों का लगभग 40% हिस्सा गरीबी में जी रहे हैं और इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भोजन और आश्रय की बुनियादी जरूरतें हैं। आज सुरक्षा और सामाजिक देखभाल की आवश्यकता है। बुजुर्ग जनसंख्या से जुड़ी अनेक योजनाएं भी हैं, लेकिन लोग इनसे अनजान हैं या फिर इनसे जुड़ना उन्हें बोझिल लगता है। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सम्मानजनक जीवन देने के लिए सार्वजनिक और निजी नीतियों के द्वारा अधिक सहायक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। और क्या बोल सकता हूं मैं। अब आप देखते हैं, मैं तो परेशान हो जाता हूं उन बच्चों के बारे में। कहते हैं, सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि आज माँ बाप को घर से निकाल दिया। कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है भाई। मुझे लगता है कहीं ना कोई ना कोई कमी तो रहती होगी, वरना आप सोचिए आज भी हम लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें घर से निकाल देंगे अगर इस तरह का कुछ हुआ। आप खुद सोच के देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में हम भाई किराएदार हैं एक तरह से, हमारा कोई हक नहीं है उनकी संपत्ति पे, और कोई जरूरत पड़ती तो मांगना पड़ता है कि ये दे सकते हैं, और वो आराम से आप देखिए दे रहे हैं तो दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो गुस्सा होने का भी हक नहीं है। आप सोचिए, और लगता है कि हमें घर से निकाल दिए जाएंगे। इतनी हिम्मत, मतलब आप सोचिए उनमें हिम्मत है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो माँ बाप का सम्मान करिए। मैं कह रहा हूँ दुनिया में एक ही ऐसा कोई परिवार ही ऐसा है हमारा जो हमें हर समय मदद करता है, हर साथ हमारे साथ खड़ा रहता है। हम हार रहे हैं जीत रहे हैं ये उनके लिए मायने नहीं रखता है, और वो आगे हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहता है। बाकी दुनिया तो आप देखिए काम की है, मतलब की है। तो इस तरफ से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।